आपने अपने जीवन में सर्वाइवल स्टोरीज सुनी होंगी, बहुत सारी सर्वाइवल की मूवीज देखी होंगी कि कैसे एक इंसान डीप सी में कई दिन भूखा प्यासा रहने के बाद अपनी जिंदगी को बचाता है। कैसे कोई बंदा जब माउंटेन पे चढ़ाई करता है, एवरेस्ट पे चढ़ता है और उसके बाद जब उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो सैकड़ों फीट नीचे गहरी खाई में गिर जाता है और बर्फ से ढक जाता है, और अगर उसके बाद भी उसमें जान है तो वो बचने की जी तोड़ कोशिश करता है। कैसे कोई बंदा हेल डिजर्ट में फंस जाता है, या किसी का एरोप्लेन क्रैश कर जाता है, हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है, कोई जंगल में रास्ता भटक जाता है, किसी को नदी बहा ले जाती है। कैसे कोई बंदा जानलेवा डिजीज से लड़ता है, एक्सेट्रा। प्रथम दृष्टया दुनिया की नजर में ये इंसान मर चुके होते हैं, लेकिन तभी कुछ दिनों बाद जब ये इंसान सामने आके खड़े हो जाते हैं और दुनिया को अपनी स्टोरी बताते हैं कि कैसे पल पल इन्होंने मौत के साथ जंग लड़ी। कुछ दिनों तक इनके हौसले इनका साथ देते हैं, परंतु पानी खाने की कमी के कारण इनको भी लगने लगता है कि मृत्यु बस अगले कदम पे खड़ी है। लेकिन जिंदा रहने की अपनी जिद और जज्बे के कारण ये आखिरी मूवमेंट पे मौत को हराते हैं और सुरक्षित और जिंदा बचकर पूरी दुनिया को ये भी समझाते हैं कि खुद पर अगर भरोसा हो और जिंदा रहने की जिद हो तो किसी भी खतरे को टाला जा सकता है और मौत से भी लड़ा जा सकता है। दुनिया की 90% आबादी का ये मानना है कि अकेलापन एक श्राप होता है, और इन लोगों का कहना काफी हद तक ठीक भी है। लेकिन उन लोगों के लिए जो भीड़ के आदी थे, लेकिन उनके लिए जो 24 घंटे दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, रिलेटिव्स के साथ घिरे रहते थे, जो एक पल भी अकेला रहना पसंद नहीं करते थे, और जिन्हें हमेशा ये डर था कि अगर वो अकेले रह गए या अकेले हो गए तो वो अपने जीवन को कहां से शुरू करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। लेकिन जो इंसान वर्षों से अकेला रह रहा है या जिसने अपने आप को अकेलेपन का आदी बना दिया है, तो मेरा यकीन मानिए ऐसे इंसान को फिर भीड़ से परेशानी होती है, लोगों के जमावड़े से परेशानी होती है, कान में पड़ते शादी ब्याह के हाई वॉल्यूम गानों से, या किसी भी कल्चरल प्रोग्राम में उठ रहे हो हल्ले से उसको घुटन होती है। अब आता हूँ मुद्दे की बात पर। आप लोग इस बात पर गौर करेंगे कि मैंने मास्क पहना हुआ है। ये मास्क मैंने कूल लगने के लिए नहीं, किसी से अलग दिखने के लिए नहीं, बल्कि अगर मैंने ये मास्क पहना है तो इसकी वजह है सिर्फ एक इन्फेक्शन। 3 अप्रैल तक मेरी जिंदगी बड़ी कूल और बड़ी स्मूथ चल रही थी। मैं लगातार अपने सभी चैनल्स के लिए काम कर रहा था, लेकिन 3 तारीख की रात को जब मैंने खाना खाने के बाद ब्रश किया और उसके बाद मैं अपने बिस्तर में आके सो गया, तो रात के 1:20 पे मुझे अपने चेहरे पे भीषण जलन महसूस हुई और सडनली फिर एक ठंडक का एहसास हुआ। ऐसी ठंडक जिसने मेरे दांत किटकिटा दिए, मेरे हाथ पैरों को सुन्न कर दिया। जैसे तैसे मैंने वो रात निकाली, और जब सुबह उठ के मैंने अपना चेहरा आईने में देखा तो मैं डर गया, कांपने लगा, क्योंकि मेरा चेहरा बद से बदतर हो चुका था। चेहरे पे बहुत ज्यादा दाने निकल आए थे, लेकिन मुंह के अंदर का हाल उससे और बुरा था। और कंडीशन ये हो गई थी, जब मैंने पानी का गिलास उठा के पानी पिया तो मेरे मुंह के अंदर इतनी गहरी और तेज जलन हो चुकी थी कि मैंने वो पानी उगल दिया। और मैंने जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो फिर आईने के पास जाके अपने मुंह के अंदर का हाल जब मैंने देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरा पूरा मुंह छालों से भर चुका था और छालों से ढक चुका था, लेकिन मेरी लापरवाही ने मेरी हालत को और बद से बदतर बना दिया। मैंने अपने एक मित्र को फोन किया और उनसे कहा कि मेरी कंडीशन ये है, तो वो किसी केमिस्ट की दुकान से मेरे लिए दवाइयां ले आए। वो टैबलेट्स ले आया, और जब मैंने उन टैबलेट्स को यूज किया तो मेरी हालत और बुरी होने लगी। चेहरे के दाने और बड़े होने लगे और फैलने लगे। 4 और 5 तारीख की कंडीशन ये थी कि मुझे पता ही नहीं था मैं किस दुनिया में हूँ। शरीर में तेज बुखार था और चेहरे में तेज जलन। ना मैं कुछ खा सकता था और ना मैं कुछ पी सकता था। इन 2 दिनों मैं पूरी तरह से बिस्तर में था। एक आध बार मेरे मन में ये विचार भी आया कि क्यों ना मैं किसी अच्छे डॉक्टर से मिलूं, लेकिन जब मैंने ये देखा कि मेरी कार मेरे कमरे से 50 मीटर की दूरी पर खड़ी है, तो मैंने जैसे ही चलना शुरू किया मैं हाँफने लगा, मेरी सांसें मुझे तोड़ने लगी और मैं दोबारा कमरे में आ गया। और यहाँ से मेरे लिए शुरू होता है डार्क फेस ऑफ द सोसाइटी। मैं तो बीमार था, इन्फेक्शन से जूझ रहा था, मुझे बुखार था, मुझे तो ये तक होश नहीं था कि मैंने अपने चेहरे पे मास्क पहना है या नहीं पहना है। और इसी कंडीशन में जब कोई मेरे सामने आता, मेरा हाल पूछता, तो वो मेरा चेहरा देख के बात नहीं करता, उससे दूर से बात करता। मैं उन रिश्तों की बात कर रहा हूँ, उन दोस्तों की बात कर रहा हूँ जो मेरे लिए जीने मरने के वादे करते थे, कसमें खाते थे। उनको लगने लगा कि मुझे छूत की कोई बीमारी हो गई है, और उनको ये भी लगने लगा कि अगर वो मुझे टच करते हैं या मैं उनको टच करता हूँ या वो थोड़े पास से मेरे संपर्क में आते हैं तो ये इन्फेक्शन उनको भी हो सकता है। और उनके इस बिहेव ने मुझे मेंटली भी तोड़ दिया। मैं घर भी फोन नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी मदर जो है एक डायबिटिक पेशेंट है और मेरे पापा अभी अभी एक बीमारी से ठीक हुए हैं। और दोस्तों, यारों या आसपास के लोगों का बिहेव तो मैंने देख ही लिया था। जैसे तैसे मैंने 6 तारीख की रात को काटा, लेकिन 7 तारीख को जब मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने ये पाया कि मेरी आंख के ऊपर भी इन्फेक्शन बढ़ने लगा है। और तब लिया मैंने अपनी लाइफ का सबसे ब्रूटल फैसला या सबसे जानलेवा फैसला। मैं बुखार से लथपथ था, लेकिन मैंने सोच लिया था अब या तो जीना है या मरना है। जैसे तैसे अपना छोटा सा बैग पैक करके मैं बड़ी मुश्किल से कार तक पहुंचा।
और मैंने कार स्टार्ट की। मुझे ये भी पता था कि मुझे 45 किलोमीटर कार को ड्राइव करना है। मुझ पर बुखार का नशा था, मेरी आंखें लगभग बंद थी, लेकिन फिर भी मैं कार ड्राइव कर रहा था। इस सफर में मुझे कई बार ऐसा लगा कि मैं कार ड्राइव नहीं कर सकता, या मुझे ऐसा भी लगने लगा कि कहीं मेरी कार खाई में ना चली जाए, या मुझे ये भी फील हुआ, या ऐसा हुआ भी मेरे साथ कि मुझे लगा सामने से आती हुई गाड़ी से मेरी कार टकरा सकती है। लेकिन फिर भी मैंने जी तोड़ कोशिश की और जैसे तैसे मैं डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा के हॉस्पिटल बेस में पहुंचा। मैंने सड़क के किनारे अपनी कार पार्क की, अपने कंधे में अपना बैग डाला और बेस हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। मुझे कोई आइडिया नहीं था मुझे कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किसको दिखाना है। फूलती हुई सांसों के साथ, एक थकान के साथ और बुखार से लथपथ शरीर के साथ फिर मैंने एक आदमी से पूछा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं किसको दिखाऊं। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक ईएनटी डॉक्टर है, मैं उनको दिखाऊं। जैसे तैसे मैंने पर्चा बनाया और फिर मैंने किसी से पूछा कि ये ईएनटी डॉक्टर मिलेंगी कहाँ, इनका रूम कहाँ है। तो मुझे बताया गया कि इनका रूम बहुत नीचे है। जब उन्होंने नीचे कहा तो फिर मैंने नीचे की ओर झांक कर देखा। वास्तव में मेरे लिए वो बहुत मुश्किल मूवमेंट था। फिर भी मैं अपने आप को संभालते हुए, लड़खड़ाते हुए डॉक्टर के पास पहुंचा। वो एक लेडी डॉक्टर थी और बहुत पोलाइट थी। उन्होंने अच्छी तरह से मेरा चेकअप किया और कुछ टैबलेट्स लिखी। उन लेडी डॉक्टर को थैंक्स बोलकर फिर मुझे एक यात्रा करनी थी, मुझे चढ़ाई चढ़नी थी और अपनी कार तक पहुंचना था। जब मैं चढ़ाई चढ़ रहा था तो बीच में एक व्यक्ति ने मुझे रोका और मुझसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। उनके पूछने में बहुत अपनापन था, इसलिए मेरी आंख से आंसू निकल गए। मैंने सब कुछ उनको बता दिया और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाऊं और वहां पर को मिस्टर गड़कोटी जी हैं जो डॉक्टर हैं, मैं उनसे मिलूं। और उन्होंने मुझे बताया कि वही मेरी प्रॉब्लम को अच्छे से डील कर सकते हैं और मुझे ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक फिर बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरी कंडीशन गाड़ी चलाने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। 7 या 8 किलोमीटर गाड़ी चला के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने कई टैक्सी गाड़ियों को हाथ दिया, लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। मुझे ये भी पता था कि डॉक्टर साहब जो हैं सिर्फ 2 बजे तक ही बैठते हैं। और जब मैंने अपने मोबाइल में टाइम देखा तो 1:10 हो चुके थे। मैंने फिर एक बेवकूफी भरा फैसला किया और मैंने सोचा कि मैं चढ़ाई चढ़कर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचूंगा। और आज जब मैं ये चीज सोचता हूँ कि मैंने ये क्यों किया, तो मुझे इसके 2 फेज नजर आते हैं। अगर मैं ये नहीं करता तो मैं क्या करता, और अगर मैं ये कर गया तो निस्संदेह इसमें मेरी मौत भी हो सकती थी, क्योंकि मेरे शरीर में ना खाना था और ना पानी था। क्योंकि इन्फेक्शन के कारण खाना तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकता था, और इन्फेक्शन इतना ज्यादा तेज, इतना विकराल था कि मैं जैसे ही पानी पी रहा था तो मेरे मुंह में जलन हो जा रही थी। मैंने मोबाइल को हाथ में लिया और टाइम देखते देखते मैं चढ़ने लगा। दिस वॉज वेरी ब्रूटल जर्नी ऑफ माई लाइफ। लेकिन फिर भी मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचा और जब मैंने मोबाइल में देखा तो 1:47 हो रहे थे। मेरे पास सिर्फ 13 मिनट थे। मैंने पर्चा बनाने में टाइम वेस्ट नहीं किया, बल्कि मैं सीधे डॉक्टर गड़कोटी जी के कैबिन में पहुंच गया और बहुत ही इमोशनल होके मैंने उनको अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो मुझे देखेंगे, लेकिन पहले पर्चा बना के ले आओ। मैं पर्चा बना के लाया और डॉक्टर गड़कोटी जी ने मेरा चेकअप किया। और चेकअप करने के बाद मुझे पता चला कि जो मेरा इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन का नाम हर्पीज इन्फेक्शन है। हर्पीज इन्फेक्शन के बहुत सारे प्रकार होते हैं और उनमें से एक प्रकार ने मेरे चेहरे और मेरे मुंह को अपनी चपेट में ले लिया है। डॉक्टर साहब का यह भी कहना था कि अगर मैं आने में एक दिन और लेट कर देता तो शायद मेरा चेहरा हमेशा के लिए बिगड़ जाता। डॉक्टर गड़कोटी जी ने मेरा चेकअप करने के बाद, दवाइयां लिखने के बाद मुझे ये भी सजेस्ट किया कि मैं उनके ही कैबिन के बगल में बैठे डॉक्टर लोहनी जी से मिलूं, जो चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। मैं डॉक्टर लोहनी जी से भी मिला, जिनका नेचर बहुत पोलाइट और बहुत हेल्पफुल था, और उन्होंने मुझे बहुत सी बारीकियां बताई कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। थैंक्स टू डॉक्टर गड़कोटी जी एंड लोहनी जी, मैंने दवाइयां खरीदी और मैंने दवाइयों में जो छोटा सा ट्यूब था उसको अपने मुंह के अंदर लगाया, और तब जाके मैंने पानी के 2 गिलास पिए, और तब जाके मेरी आंख ढंग से खुली, और तब जाकर मुझे लगने लगा कि मेरा भी कोई अस्तित्व है। आज ईएनटी एक्सपर्ट डॉक्टर गड़कोटी जी और चर्म रोग विशेषज्ञ श्री लोहनी जी के कारण मैंने अपना चेहरा लगभग 90% प्राप्त कर लिया है, और 3 तारीख से लेके 7 तारीख तक की जिंदगी और मौत, दर्द और आंसू की इस जंग को मैंने जीत लिया है। आप कहेंगे कि ये बातें मैं आप लोगों से शेयर क्यों कर रहा हूँ, इससे आप लोगों को क्या प्रॉफिट है? तो सर, अगर आपको इस वीडियो में लॉस या प्रॉफिट दिख रहा है तो प्लीज इसको स्किप कीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो में आशा की एक नन्ही सी भी किरण दिखाई दे रही है तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर महज 50 लोगों ने भी इस वीडियो को कंप्लीट देखा ना दोस्तों, तो मुझे लगेगा कि मैं सफल हुआ। मुझे लगेगा कि मैं उन लोगों के दर्द तक पहुंचने में भी कामयाब रहा जिनकी हिम्मत लगातार टूट रही है, जो किसी भी प्रॉब्लम या परेशानी में फंसकर अपने आप को बिल्कुल अकेला और असहाय मान चुके हैं, जिनको ऐसा भी लगने लगा है कि वो जिंदा क्यों है, जिनको ऐसा भी फील हो रहा है कि सब दोस्तों ने, रिलेटिव्स ने, लव ने, सारे रिलेशनशिप ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया है और उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है।
तो दोस्तों यहाँ पर तो एक बात और कहना चाहूंगा कि हर इंसान की जिंदगी में 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो कि उसकी बुरे वक्त में भी हेल्प करते हैं। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि ये 2-4 लोग भी आपकी तभी हेल्प करते हैं या कर पाते हैं कि जब इनको फील होता है कि आपकी हेल्प करने से इनको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि ये 2-4 लोग भी आपको पीठ दिखा देते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगने लगता है कि कहीं आपकी प्रॉब्लम इनकी प्रॉब्लम ना बन जाए। तो दोस्तों जिंदगी का एक कड़वा सार ये भी है कि अकेले पैदा हुए हैं, अकेले ही मरना है, हर दर्द को अकेले जीना है, अकेले पीना है, और कंडीशंस कितनी भी अपोजिट हो आपको खुद को जिंदा रखना है। याद रखिएगा दोस्तों, ये रिश्ते, ये दोस्ती, ये रिलेशनशिप्स जितनी भी हैं, ये तभी तक है जब तक आप स्वस्थ हैं, जब तक आप फाइनेंशियल स्ट्रांग है, जब तक आप में कोई बात है। और जिस दिन इनको आपके अंदर कोई भी बात नजर नहीं आई ना, तो ये आपको ऐसे छोड़ जाएंगे जैसे बाढ़ की कोई नदी किसी इंसान या जानवर की लाश को किनारे पे छुड़ाती है, ताकि गिद्ध या जंगली जानवर उसे नोच के खा सके। इसलिए मेरा अपने सभी इमोशनल दर्शकों से अनुरोध है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इमोशनल बने लेकिन इमोशनल फूल नहीं बने। सबसे पहले आपको अपना ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, और ये भी आपको जानना और समझना है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है। और अगर आप भी मेरी तरह लाइफ में अकेले सरवाइव कर रहे हैं ना दोस्तों, तो मेरी तरह अकेलेपन से दोस्ती कीजिए, उससे डरिए मत, उससे घबराइए मत, उससे उकताइए मत, क्योंकि कुछ समय के लिए अकेलापन आपको बोझ लगेगा, दर्द देगा, स्ट्रेस देगा। लेकिन जिस दिन आपकी अकेलेपन से अच्छी तरह से सांठगांठ हो गई, अच्छी तरह से दोस्ती होगी ना, अकेलापन वो अंतिम साधन है दोस्तों, जो आपको ये भी बताएगा कि आपके अंदर क्या स्पेशल है, क्या खास है, आपके अंदर वो क्या शक्तियां हैं जिनका बेहतर इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को खास और विशिष्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो इमोशनल लगा, आपके दिल को छू सका, आपको हेल्पफुल लगा, तो मुस्कुरा दीजिएगा। और हमेशा की तरह आप लोगों से कहूंगा कि मेरे लिए दुआएं और प्रार्थनाएं कीजिएगा, ताकि मैं कंप्लीटली ठीक होके आप लोगों को एंटरटेन कर सकूं, आप लोगों को मोटिवेशन दे सकूं, आप लोगों की हेल्प कर सकूं। अंत में यही कहूंगा कि अपना ख्याल रखिएगा और कभी भी किसी मोड़ पर किसी भी मुश्किल से हार मत मानिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर।